जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या सर। मेरे चैनल का नाम सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में कक्षा 12 के जीव विज्ञान से के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन नाम के चैप्टर से कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसी तरह मैं हर वीडियो में आपके लिए हर चैप्टर का धीरे धीरे और वैकल्पिक क्वेश्चन करवा दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो जो हवा द्वारा परागित होता है उन्हें कहते हैं वायु परागण। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं वायु परागण। दूसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, अनउन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो अनउन्मील्य पुष्प जो होते हैं वह निश्चित रूप से स्वपरागित होते हैं, यानी कि एक ही पौधे में नर और मादा संरचना उपस्थित होता है और एक ही फूल में और उसी में उसका स्वपरागण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, स्वपरागण। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। दोस्तों, एंटोमोफिलस पुष्पों में जो होता है परागण का माध्यम वह कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। जो नारियल होता है उसमें तरल या गुदेदार जो पदार्थ होता है वह भ्रूण पोष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम्स की संख्या होती है, यानी कि जो होते हैं ऑटोसोम्स की संख्या पूछ रहा है। एक्स और वाई गुणसूत्र को छोड़ करके अन्य जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ऑटोसोम्स पूरे शुक्राणु की संख्या यानी पूरे गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो एक्स और वाई छोड़ देंगे एक जोड़ी तो 44 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पी पौधों के भ्रूण पोष में कितने, यानी देखिए भ्रूण पोष जो होता है वो त्रिगुणित संरचना होती है, तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे वह त्रिगुणित होंगे, यानी कि 3n होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वही आंसर सही बता दे रहे हैं जो है सही बस। बाकी चारों आंसर आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप एक बार नहीं वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, नहीं तो आप लास्ट तक भूल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रीला में रंध्र पाए जाते हैं। दोस्तों, जो हाइड्रीला होता है उनमें किसी भी प्रकार का रंध्र पाया ही नहीं जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का जो बाह्य चोल होता है वह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, या आपको मिल सकता है स्पोरोलेनिन भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनउन्मील्य परागित फूल होते हैं। जो अनउन्मील्य परागित फूल होते हैं ये कैसे होते हैं परागण, तो अभी क्वेश्चन पहले भी आया था और फिर से आया है, या स्वपरागित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंड समुच्चय बना होता है। तो अंड समुच्चय किसका बना होता है, यानी कि ये अंड कोशिका का और सहायक कोशिका दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी द्वारा परागण को कहते हैं। तो पानी द्वारा जो परागण होगा उसे साफ ही दिख रहा है, पानी परागण या जल परागण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां नंबर पे, कायाज्मा किस अवस्था में बनता है। तो कायाज्मा जो होता है वह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्था में बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। यानी कि जो परागकण में ऑक्सीन उपस्थित होते हैं वह किसकी उपस्थिति यानी कि किसकी वृद्धि में सहायता करते हैं। तो वह पराग नली और अंडाशय की जो वृद्धि होती है उसमें अपना योगदान भूमिका निभाते हैं, उसमें
वृद्धि करने में सहायक होते हैं। नंबर 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, पराग कोष संबंधित है। तो पराग कोष किससे संबंधित है? पुष्प कलिका के खुलने से। पराग कोष पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे आ जाते हैं। पराग कण का पराग कोष से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो पराग कण जो होता है उसका पराग कोष से निर्माण और विभेदन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या आप इसे लघु बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। आप इसे लघु बीजाणु जनन हिंदी में कह सकते हैं और इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वें नंबर पर क्वेश्चन है, किसी डायथिकस परागकोश में होता है। तो किसी डायथिकस में होता है 4 माइक्रोपोरेंजिया। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि किसी परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं। लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो पूछ रहा है किसी परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं। इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दे दिए हैं, इस वजह से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो स्पोरो मात्र कोशिका में, यानी कि जो मात्र कोशिका होती है उसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे पुत्र कोशिका का या संतति कोशिका का जन्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसमें पराग कण का निर्माण होता है। दोस्तों ये तो आप सबको पता होगा कि पराग कण का निर्माण पोलन सेक में होता है, जो कि पुमंग के अंदर ही पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पराग कण होता है। पराग कण जो होता है वह कैसा है? अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, चरगुणित है। तो वह जो होता है संरचना अगुणित ही होता है। पराग कण कैसा होता है? अगुणित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज कामेरॉरिन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर पे, टैपेटम का कार्य क्या है। दोस्तों टैपेटम जो होता है वह जैसे कि अंदर लघु बीजाणु, जो ये परागकण होता है, जब ये लघु बीजाणु की अवस्था में रहता है तब इसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो टैपेटम ही इसे भोजन, सुरक्षा, श्वसन, जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उस सारी क्रियाओं का उत्तरदायित्व टैपेटम को होता है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। तो अगुणित कोशिका के संयोजन की जो प्रक्रिया होती है वह सिनेगैमी में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। यानी कि किस फल का जो होता है बीज चोल भी आप खा सकते हैं। यानी कि बीज का जो बाहरी परत होता है उसे बीज चोल कहा जाता है। तो जायफल, लीची, शरीफा, इन सभी के आप जो बीज चोल होते हैं आप उन्हें खा सकते हैं क्योंकि उनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, मतलब ऐसा पौधा जो कीट को भी खा सकता है। यानी कि ड्रोसेरा और नेफेंथिस और ड्रोसेरा, ये 2 पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, कीटों को खा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाला केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 5। दोस्तों जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना करके उसे आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोसिक हो जाता है। यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कड़ा और सेलुलोसिक हो जाता है। तो किसमें हो जाता है? तो एक होता है आइवरी बेर,
आइवरी बेर यानी कि फाइटल फेस, ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें जो होता है इंडोस्पर्म कड़ा हो जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर पे, हरा नारियल में निहित दुधिया जल होता है। हरा नारियल में निहित दुधिया जल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री अनक्लियर इंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन चाहे इंग्लिश में दिया हो चाहे हिंदी में दिया हो, आपको जब नीट का क्वेश्चन हल करेंगे तो वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, आप वहां पर कर लेंगे, क्योंकि वहां पर दोनों भाषाओं में दिया रहेगा। तो जो क्वेश्चन आप जो भाषा में आता है वही भाषा में आप आंसर दीजिए, आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, साइनर गिड्स में इनकी संख्या होगी, यानी कि साइनर गिड्स की संख्या में इनकी होगी 7। साइनर गिड्स में इनकी संख्या पूछ रहा है, तो उसकी संख्या ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला, 7 गुणसूत्र की संख्या होती है। मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं, तो एल्यूरोन भित्ति, यानी कि इंडोस्पर्म को, जो प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म होता है उसे एल्यूरोन भित्ति कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 कोशिका बनते हैं। दोस्तों जब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो उसमें दो ही कोशिका बनते हैं, यानी कि 2 ही नर युग्मक बनते हैं, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 नर युग्मक बनते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। दोस्तों इसकी गुणसूत्रों की संख्या 36 हो जाएगी, यानी कि इंडोस्पर्म में इनकी गुणसूत्रों की संख्या 36 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर, यानी कि ये मादा युग्मक है और वहां पर ये संख्याएं त्रिगुणित हो जाती है, यहाँ पर द्विगुणित है वहां पर त्रिगुणित हो जाती है, त्रिगुणित होने के कारण की संख्याएं बढ़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वान बीर है। वान बीर एक महान वैज्ञानिक थे। जब आप पुष्पी पाठकों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रोबायलेंथस कुंथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत सन 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगता है। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। दोस्तों ये क्वेश्चन आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और हो सके तो आप इसे रफ में लिख भी सकते हैं। यदि आप लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप जल्दी से भूल जाएंगे। बाकी सभी क्वेश्चन तो मैं इस प्रकार समझा दे रहा हूं कि आपके दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? यानी कि इंडोस्पर्म यानी कि जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष द्वारा आप किसे भोजन देते हैं? तो भ्रूण पोष जो होता है वो भ्रूण को ही भोजन देता है, यानी कि अंडाशय में जो भ्रूण होता है उनको भोजन देने का काम भ्रूण पोष करता है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवृत बीजी में निषेचन होता है। आवृत बीजी में निषेचन जो होता है वह भ्रूण कोश में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, भ्रूण कोश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण को किससे बनता है? यानी कि निषेचन के बाद जो बीज के बीच आवरण होता है वह किससे बनता है? इंटीगमेंट से, वह इंटीगमेंट से बनता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? दोस्तों इसमें ओव्यूल यानी कि जो होता है अंडाशय निषेचन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो परागकोश और परागकण जाता है तो यह अंडाशय के अंदर ही
निषेचन की क्रिया करता है। जब अंडाशय होगा ही नहीं तो कहाँ पर निषेचन होगा, अंडाशय को ही ओव्यूल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 40वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सेक्स के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सेक्स के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं दो नर युग्मक होते हैं, या दो नर केंद्रक भी पूछ सकता है, दो चार नर युग्मक, तीन नर युग्मक, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दो नर युग्मक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोहरा निषेचन में संयोजन होता है। बोहरा नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोहरा निषेचन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर गलत दे दिया गया, तो यहाँ पर दोहरा हो जाएगा, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। एक नर युग्म एक नर युग्म का एग के साथ दूसरे नर युग्म का द्वितीय केंद्रक के साथ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन जो होता है वह द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री तथा सभी आवृत बीजी पौधों का विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन क्या है। त्रिसंचयन एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीज में लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवृत बीजी भ्रूण पोष होता है। आवृत बीजी में भ्रूण पोष होता है, तो दोस्तों आवृत बीजी में भ्रूण पोष अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया, यह त्रिगुणित होता है। आवृत बीजी में भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया, यानी कि जो पौधों में लैंगिक जनन होता है वह उसे एक कैमरेरियस नाम के वैज्ञानिक ने दर्शाया था। कैमरेरियस नाम के एक वैज्ञानिक था। आप जब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। 45 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं, यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं, स्टेमिनेट कहते हैं। ये बहुत विशेष नाम होता है, ये आपसे नीट के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 12 के बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नीट में अवश्य ही पूछा जाएगा। नीट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेमन का फर्टाइल भाग होता है, यानी कि स्टेमन का जो फर्टाइल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पराग कोश कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग जो होता है वह पत्तियों का ही रूपांतरित भाग होता है। पुष्प अंग मतलब कि जैसे पुष्प का दलपुंज, बादलपुंज, ये सब किसके रूपांतरित भाग है, ये फूल के ही भाग हैं। फूल ही जो होता है, यानी कि जो पत्ती होती है पत्ती के ही भाग है, पत्ती के भाग रूपांतरित हो जाते हैं तो वही सब पुष्प के अंग बन जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बंटा होता है। तो पुंकेसर दोस्तों दो भागों में बंटा होता है, तंतु और परागकोश में। तंतु और परागकोश दो भागों में बंटा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 52 पे है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। दोस्तों लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत जो होती है वह टैपिटम है, वह टैपिटम है। और टैपिटम का काम भी आपसे पूछता है, तो टैपिटम जो होता है वो सबसे नजदीक होता है, इसलिए लघु बीजाणु धानी को भोजन, सुरक्षा, पोषण सब कुछ प्रदान करने का काम किसका है, ये टैपिटम का ही है। आपसे काम भी पूछ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, तो पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो होता है वह नर युग्म को उद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है।
56 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, परागकण का बाह्य चोल इससे बना होता है। परागकण का बाह्य चोल दोस्तों एक बार अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ दोबारा भी पूछा गया है, यानी कि ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तभी ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। दोस्तों ये सभी ही स्त्री केसर के भाग हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों ही वो स्त्री केसर के भाग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। स्वपरागण को कौन रोक सकता है, तो स्वपरागण को एरंड रोकता है। एरंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे के अंदर नर और मादा भाग उपस्थित ही नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल ही स्वपरागण को रोक देगा। इसमें तो बाह्य परागण ही होना निश्चित है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। तो युग्मक संलयन पूर्ण होने पर युग्मक की रचना होती है, युग्मक की रचना या भ्रूण की संरचना भी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर पे, एक भ्रूण पुटी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को कहते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि इसमें 2 बार निषेचन होता है इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है। दोस्तों आभासी फल जो होता है वह स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, सहतूत, नाशपाती 4-5 होते हैं। तो इनमें 3 जो दिए गए हैं तीनों ही आभासी फल हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब तीनों ही आभासी फल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की क्रिया को कहते हैं, इसे असंग जनन कहते हैं, या इसे असंग जनन कहते हैं इस क्रिया को, और इससे जो फल बनता है उसे अनिषेच फल कहते हैं। अगला हमारा है, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, जो कीटों द्वारा परागण होता है ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसी क्रिया को एंथोमोफिली कहते हैं, एंथोमोफिली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को, नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, यानी कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, तो उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग की इकाई है, जब यही पुंकेसर समूह में हो जाता है तब इसे पुमंग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, इसे स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर जब समूह में आ जाता है तब इसे जयांग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्रक को कहते हैं, यानी कि पराग कोण के जो बाह्य चोल होते हैं, दोस्तों जो परागकण होता है कुछ संरचना हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इस प्रकार से संरचना होते है, बीच में इसका काई जनन होता है और जनन छिद्र होता है, लेकिन जो काई जनन किनारे किनारे घेरे रहता है, बीच में जनन छिद्र होता है, इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, ऐसे बीच में ऐसे कटे से रहते हैं, तो होल से रहते हैं, जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि छेद जैसा है। जैसे आप कैथा देखेंगे, कैथा में किनारे से कीड़वा लग जाता है, छेद हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह परागकण में भी किनारे से छेद रहता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, तो उसे जनन छिद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक, ऊतक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पराग कोश एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है, इसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी समाहित होता है, लघु बीजाणु धानी समाहित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, तो जोस्टेरा, जोस्टेरा क्या है, जलीय घास है जो जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर
कौन सा नर पुष्प का भाग है? यानी कि ये जो चार चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, इसमें से कौन सा ऐसा अंग है जो नर पुष्प का भाग है? तो इसमें से पुमंग, पुमंग जो है वह नर पुष्प का भाग है। बाकी जयांग, स्त्री, केसर, अंडाशय तीनों जयांग के ही भाग हैं, यानी कि वो मादा जनन अंग के भाग हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो मादा पुष्प का ये जयांग जो होता है ये मादा पुष्प का भाग होता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये नर के भाग हैं। दोस्तों हमने बताया था कि 70 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 71 क्वेश्चन हो गए। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें से, तो हमने 71 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में 70 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अभी मैं इसी पार्ट से कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लगभग 70-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसी वीडियो के पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।